Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So class, today we will continue our chapter. As you can all see on the board, production function and returns to factor. और क्लास ये हमारी आज थर्ड क्लास है इस चैप्टर से. फर्स्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, लाइक प्रोडक्शन होता क्या है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये सब हमने अपने नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ा. अब हम जो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. लाइक हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा था, जहां लास्ट वीडियो फिनिश हुई है क्लास में, वहीं से आगे आज कंटिन्यू कर रही हूँ. लास्ट क्लास में हमने टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी दैट इज एवरेज प्रोडक्ट वो चेक किया था कि वो होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे वो निकलता है. फिर हमने अपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी. आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जो वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं क्लास, वेरिएबल मींस लाइक हमने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर पढ़े थे. तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने में जो हमारे इनपुट्स होते हैं, एज लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, जब ये चीजों को हम यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्शन पे इन वेरिएबल प्रोपोर्शंस का क्या असर होता है, ये हमें आज चेक करना है. तो ये लॉ क्या कहता है क्लास? ये कहता है एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चेंज इन द अल्टरनेटिव यूनिट. लाइक टीपी क्या होता है? सबका सम टोटल, कि हमने कितने रॉ मटेरियल्स या कितने आउटपुट्स को यूटिलाइज करके, कितने इनपुट को यूटिलाइज करके, सॉरी, आउटपुट जो जनरेट किया है उसका टोटल प्रोडक्ट होता है. When it comes to average, तो on an average हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एवरेज प्रोडक्ट होता है. एक यूनिट के इंक्रीज के बाद जो चेंज आता है उसे हम मार्जिनल कहते हैं. एक यूनिट को इंक्रीज करने के बाद जितना हम प्रोडक्शन में इंक्रीज कर पा रहे हैं, दैट विल बी आवर मार्जिनल प्रोडक्ट. नहीं अभी आपको समझ में आ रहा है वो, मतलब या अभी आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, you can check from that. So marginal product of the variable factor may initially rise. तो that means वो starting में तो rise होंगे क्लास, may initially rise, but eventually a situation must come when marginal product of the variable factor starts declining. और अगर तभी भी हमने अपने जो factors हैं, variable factors, उनको यूज करना बंद नहीं किया या उनको इंक्रीज करना बंद नहीं किया, देन अल्टीमेटली क्या होगा क्लास? अल्टीमेटली इट बिकम्स जीरो और नेगेटिव. दैट मींस अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ, थ्री स्टेजेस टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. फर्स्ट स्टेज इज ऑफ इंक्रीज, जहां पर हमारा रिटर्न बढ़ रहा है. सेकंड इज ऑफ डिक्लाइनिंग, जहां पर वो कम हो रहा है. एंड उसके बाद इट कैन बिकम जीरो और इट कैन बिकम नेगेटिव ऑल्सो. तो ये तीनों स्टेजेस को हम एक सम के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझेंगे. दे आर कॉल्ड द स्टेजेस अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो तीन स्टेजेस होती है क्लास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में. ग्राफिकली भी उसको समझते हैं एंड दिस इज लॉ. तो एक क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ. यू कैन कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट लॉ इफ यू वांट्स टू टेक, अदरवाइज ऐसे भी आप अपनी बुक से एक बार रीड आउट करेंगे तो इट विल बी क्लियर. सो नाउ आई विल डू अ क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्लियर. ये याद रखना कि स्टार्टिंग में इनिशियली वो इंक्रीज हो रहा है, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और तभी भी अगर हमने इन चीजों को, मतलब अपने वेरिएबल फैक्टर्स को पुट करना नहीं बंद किया, देन वो नेगेटिव हो जाएगा. यूनिट ऑफ लैंड, लैंड विल बी अ फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स भी मैं लिख रही हूँ क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा लॉ है, दैट इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शन. Labor will be a variable proportion. Clear? उसके बाद total product, that will be our TP. So class, land जो है it is fixed. तो ये 1 1 1, yes, ये fixed है. Labor ये variable है.
Okay, so this is your question. TP MP. So क्लास पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि देखिए लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर, वो हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लैंड उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन उतनी ही लैंड में जब एक लेबर काम कर रही थी तो हमें 2 यूनिट्स मिल रहे थे, 2 यूनिट्स का आउटपुट था हमारा। जब हमने वहां पे एक लेबर को इंक्रीज किया हमारा आउटपुट बढ़ के 5 हो गया। देन जब वो 3 कर दिया हमने, देखो अब आपको दिख रहा होगा एज वी आर इंक्रीजिंग आवर लेबर तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यही अभी हमने पढ़ा कि इनिशियली अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हैं और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनिशियली एमपी राइजेस। तो यही हमने पढ़ा, एमपी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद जिसको हिंदी में कहते हैं वो बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है। उसके बाद 4 यूनिट की तो 12 हुआ, 5 की तो 4 हुआ, अब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ये कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ अभी मैं आपको बताती हूँ। एंड देन देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 15 ही है, जबकि मैंने एक यूनिट लेबर बढ़ा दी, 6 से 7 यूनिट लेबर कर दी, 1 यूनिट लेबर बढ़ गई। बट व्हेन इट कम्स टू इंक्रीज इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। फिर भी मैं नहीं रुक रही, मैंने फिर इंक्रीज किया एक लेबर और, तो अब देखिए आपको अब यहाँ पर टीपी जो है वो माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द 3 स्टेजेस। अब देखो निकालते हैं इसको कि जब मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर यूज की तो मुझे 2 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ। जब मैंने 1 यूनिट और इंक्रीज की तो 5 - 2 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। देन 9 में से 5 4 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो दिख रहा है इनिशियली इंक्रीज हो रही है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो देखो वो डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। द सेकेंड स्टेज 2 1 ये डिक्लाइन दिख रहा है। और तभी भी अगर हम उसके बाद भी अपने लेबर की इनपुट को नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा 0 and -1. So these are the 3 stages onto law of variable proportion. First हो जाएगी हमारी increasing, then diminishing and at last 0 और नेगेटिव। तो आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, कैन एमपी बी नेगेटिव? क्या एमपी या सीमांत उत्पाद नेगेटिव हो सकता है? तो यस हो सकता है। कब हो सकता है? जब हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं, फिक्स मतलब जब हमारा जो फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर है वो कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट होता भी है, बट हम अपने लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने फिक्स्ड फैक्टर में कोई चेंज नहीं रखेंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर क्लास? अब हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। तो ग्राफ के लिए यहीं पर हम ड्रॉ करेंगे टीपी और उसके नीचे एमपी, सो दैट रिलेशनशिप जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम अपनी यूनिट्स ऑफ लेबर जो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसको शो करेंगे। यहाँ पर विल पुट एमपी एंड यहाँ पर टीपी। क्लियर? सो नाउ अगर लेबर की बात करें तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ये आप ऐसे ही एग्जाम में बनाएंगे, दोनों मैच होने चाहिए। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, आप लेकिन इसको स्केल की हेल्प से ही बनाएंगे सो दैट पॉइंट्स जो है एक्यूरेटली आए। यहाँ पे हाईएस्ट हमारा 14 है तो हम 3 6 9 12 15 है, 15 देन हम और ऊपर जा सकते हैं 18। तो ये हमारे टोटल प्रोडक्ट हो गए। व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट तो वी कैन टेक 1 2 3 4 5, देन हमें यहाँ पर नेगेटिव भी शो करना है बिकॉज एक हमारे पास -1 भी है। सो बाय दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर योर स्केल्स। ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग। अब हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे क्लास की। अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर है तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो 2 यूनिट्स तक की है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद
नीचे 5 हो जाएगा। उसके बाद 9, यहाँ पे 9 आ रहा है हमारा। उसके बाद क्लास इट इंक्रीजेस अप टू 12, ये हमें नहीं चाहिए, हम इनको बाद में रब आउट कर देंगे। उसके बाद 14, उसके बाद 15, देन 15 एंड लास्ट में दोबारा से वो 14 हो रहा है क्लास, इस तरीके से। तो ये हमारी टीपी कर्व हो जाएगी, टीपी। क्लियर? अब हम अपनी एपी वाली कर्व, एमपी वाली कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट पे इट इज 2, फिर ये बढ़ के कितनी हो गई 3, फिर ये बढ़ के 4 हो जाएगी। देन फोर्थ पे जब 4 यूनिट ऑफ लेबर है, देन अगेन इट डिक्लाइंस to 3, then 2, then 1, then 0 and then -1। तो ये अगर हम एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे, तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। अब हम इसके तीनों स्टेजेस को यहाँ पर शो करेंगे। तो देखिए क्लास, व्हेन इट इज मैक्सिमम ना, तो ये 0 होगा। ये सब आप स्केल से ही ड्रॉ करेंगे क्लास, एवरीथिंग शुड बी विद स्केल। क्लियर? मैक्सिमम। उसके बाद देखो, ये इसकी हो गई फर्स्ट स्टेज, जब तक ये डिक्लाइन नहीं हो रहा है। ये हो गई थर्ड स्टेज, ये अभी भी अगर ये नहीं रुकेगा तो इट बिकम्स 0 और डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर? अभी भी अगर हमने इसको नहीं रोका तो दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज डिक्लाइन वाली, और यहाँ से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। जब ये गिरना स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएंगी हमारी 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, नेगेटिव और 0 वाली स्टेज। So these are the 3 stages under law of variable proportion. अब क्लास आपको इसके साथ साथ एक और चीज समझनी है। अगर ग्राफ में कोई क्वेरी होगी तो यू कैन कमेंट डाउन। एक बार फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि जो लेबर की यूनिट्स है, जो हमारी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स है, वो नीचे आएंगी, जैसे आपको दिखाई दे रही है। टीपी, ऊपर टीपी शो होगा, नीचे एमपी शो होगा, एंड बाय दिस वे वी कैन सॉल्व इट। तो इसके बाद आपकी बुक में एक और चीज है कि इनके रिलेशनशिप्स को जब हम लिखते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? बोथ टीपी एंड एमपी आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर? सबसे पहले टीपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीजिंग रेट मीन ज्यादा ज्यादा। देखिए 2, अगर एक लेबर 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो 2 लेबर 4 यूनिट का प्रोडक्शन करती। देखिए कितना प्रोडक्शन कर रही है? 3 यूनिट का। तो ये 4 की जगह कितना हो गया? 3 हो गया। अब और 2 करती तो वो 4 कर रही है। तो दैट मीन्स कि हमें फायदा हो रहा है। तो पहले में बोथ आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड, TP and MP, सेकेंड स्टेज में MP is increasing at decreasing rate, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रेट, जिसको हमने डिमिनिशिंग लिखा है अपने यहाँ पर, डिमिनिशिंग स्टेज एट डिक्रीजिंग रेट। व्हाई इट इज डिक्रीजिंग रेट? क्योंकि देखो जहां पर पहले एक लेबर 3 या 4 यूनिट्स तक आके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर चुकी थी, अब वहां लेबर ने दोबारा, क्योंकि जगह कम है तो प्रोडक्शन कम करनी स्टार्ट कर दी। एंड थर्ड, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, क्लियर? टीपी जब मैक्सिमम है, MP is 0, and when TP starts declining, TP starts declining, जब TP कम होना शुरू हुआ, MP जो है, MP becomes negative, MP becomes negative।
दिख रहा होगा आपको, ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, वो नीचे जाना शुरू हुआ तो वो नेगेटिव ही हो गया। तो ये भी हम लिख सकते हैं अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। देखिए आपकी बुक में भी इसको लिखा हुआ है, सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम देयर आल्सो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बुकिश लैंग्वेज नहीं जब मालूम चल रही होती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। यस, सो इट इज रिटन stage 1 TP in this zone is TP in this zone MP is increasing and TP is also increasing at increasing rate। तो stage 1 में उन्होंने यही लिखा है कि stage 1 में दोनों चीजें बढ़ रही हैं। उसके बाद stage 2 in this zone MP is decreasing and TP is increasing at the decreasing rate। तो अब ये decreasing rate में increase होना start हो रहा है। क्या? MP is decreasing and TP is MP is decreasing, MP कम हो रहा है, हाँ वो दिख रहा है हमें कि 4 से वो 3 हुआ है, तो MP is decreasing and TP is increasing at decreasing rate। TP जो है वो decreasing rate पे बढ़ रहा है, वो हमें दिख ही रहा है। उसके बाद next is when MP is rising, yes, third stage is now TP starts declining। now TP जो है वो डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हो रहा है एंड वो नेगेटिव भी हो रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में लिख दिया कि जब हमारे पास मैक्सिमम टीपी है तो हमारा एमपी 0 है, और अगर अभी हमारा टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी। और यू कैन से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो यही है कि अगर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स के कांस्टेंट होने के बाद वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो इस तरीके से इंक्रीज होंगे। पहले वो इंक्रीज होंगे, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना क्या होता है, और एट लास्ट वो नेगेटिव हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में इसकी सिर्फ एक क्लास और होगी क्लास अब, उसके अंदर हम उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, और एक चीज और हम पढ़ेंगे टीपी एमपी और एपी का रिलेशनशिप एक साथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।